नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है अतुल्य भारत ज्योग्राफी के इस डिजिटल मंच पर। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे शंक्वाकार प्रक्षेपों के बारे में। पिछली कक्षा में हमने बात की थी कि रचना विधि के आधार पर जो प्रक्षेप हैं वो 4 प्रकार के होते हैं: शंक्वाकार प्रक्षेप, बेलनाकार प्रक्षेप, खमध्य प्रक्षेप और रूढ़ प्रक्षेप। तो शंक्वाकार प्रक्षेप किस प्रकार से बनते हैं, कौन कौन से शंक्वाकार प्रक्षेप होते हैं, इनके बारे में आज हम बात प्रारंभ करते हैं। तो सब शंक्वाकार प्रक्षेपों में तीसरा हमारा शंक्वाकार प्रक्षेप है बोन प्रक्षेप। ठीक है, नाम याद रखिएगा। बोन प्रक्षेप। ठीक है, बोन प्रक्षेप एक मानक अक्षांश रेखा वाले साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप का ही संशोधित रूप है। इसका जो संशोधन है वो 18वीं शताब्दी में फ्रांसीसी मानचित्रकार रिगबर्ट बोर्न के द्वारा किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसको क्या कहा जाता है, बोन प्रक्षेप कहा जाता है। तो देख लीजिए, यह एक मानक अक्षांश रेखीय साधारण शंकु प्रक्षेप का ही संशोधित रूप है। ठीक है, कई बार पूछ लिया जाता है कि बोन प्रक्षेप किसका संशोधित रूप है, तो किसका है, एक मानक अक्षांश रेखा वाले साधारण शंक्वाकार प्रक्षेप का ही संशोधित रूप है। इसका संशोधन अठारहवीं शताब्दी में फ्रांसीसी मानचित्रकार रिगबर्ट बोन के द्वारा किया गया। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिएगा। इसका जो संशोधन है वो किसके द्वारा किया गया, फ्रांसीसी जो मानचित्रकार है रिगबर्ट बोन, इनके द्वारा किया गया। अब आप यहां पर देखिए, ये हमारा क्या है, बोन प्रक्षेप। देखने में शंक्वाकार प्रक्षेप है, लेकिन इसकी क्या विशेषताएं होती है, तो सबसे पहले हम बात करें, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है कि पिछले जो हमने दोनों प्रक्षेप पढ़े शंक्वाकार, उनमें जो देशांतर रेखाएं होती है वो क्या होती है, वक्राकार ही होती है। लेकिन यहां पर आप देखेंगे कि जो केंद्रीय देशांतर रेखा है वो क्या है, बिल्कुल स्ट्रेट खींची गई है, बिल्कुल सीधी खींची गई है। जबकि जो अन्य देशांतर रेखाएं हैं वो क्या होती है, वक्राकार होती है, जो इसकी सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, जो इसे दोनों शंक्वाकार प्रक्षेपों से क्या करती है, अलग करती है। तो इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा, इसमें केंद्रीय मध्याह्न रेखा एकदम सीधी होती है, जबकि अन्य देशांतर रेखाएं वक्राकार होती हैं। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट इसकी विशेषता है कि यहां पर जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है वो बिल्कुल सीधी होती है, जबकि अन्य जो देशांतर रेखाएं हैं वो क्या है, वक्राकार होती हैं। इस प्रक्षेप में भी अन्य दोनों शंक्वाकार प्रक्षेपों के समान जो अक्षांशीय वृत्त हैं वो शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर संकेंद्रीय चापों के रूप में खींचे जाते हैं। तो सभी
अक्षांश रेखाएं शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर संकेंद्रीय वृत्त के चापों के रूप में खींची जाती है। ठीक है, इनके मध्य की दूरी क्या होती है? एक समान होती है। जिनके मध्य की दूरी एक समान होती है। ठीक है, नेक्स्ट चीज ध्यान दीजिएगा कि सभी अक्षांश रेखाएं इस केंद्रीय मध्याह्न रेखा को समकोण पर काटती हैं। सभी अक्षांश रेखाएं केंद्रीय मध्याह्न रेखा को समकोण पर काटती है। ठीक है, अगली चीज देखिए कि इसमें जो ध्रुव है वो एक चाप के रूप में ना होकर किसके रूप में है? एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान दीजिएगा कि इसमें ध्रुव को एक बिंदु के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। एक मानक अक्षांश रेखा वाले शंक्वाकार प्रक्षेप और दो मानक अक्षांश वाले शंक्वाकार प्रक्षेप में ध्रुव को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया था? एक चाप के द्वारा प्रदर्शित किया गया था। लेकिन यहां पर एक ध्रुव को किसके द्वारा प्रदर्शित किया गया है? एक बिंदु या डॉट के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। इसकी एक यहां पर महत्वपूर्ण विशेषता देखिए कि इसमें जो सभी अक्षांश रेखाएं हैं उनको मानक अक्षांश रेखाओं की भांति क्या किया गया है? अलग अलग विभाजित किया गया है। इस कारण सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसमें सभी अक्षांश रेखाओं के ऊपर मापनी शुद्ध होती है। ठीक है, ये चीज ध्यान दीजिए, इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए। इसमें सभी अक्षांश रेखाओं को मानक अक्षांश रेखा के समान विभाजित किया जाता है। इस कारण सभी अक्षांश रेखाओं पर मापनी शुद्ध रहती है। ठीक है, सभी अक्षांश रेखाओं पर मापनी क्या रहती है? इसमें शुद्ध रहती है। इसके अलावा ये जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है यहां पर भी इसमें मापनी क्या होती है? शुद्ध रहती है। जो इसकी एक इंपॉर्टेंट विशेषता है कि इसमें केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर भी केंद्रीय मध्याह्न रेखा पर भी मापनी क्या होती है? इसमें शुद्ध रहती है। इसको, इस बोन प्रक्षेप को बोन का समक्षेत्र शंक्वाकार प्रक्षेप भी कहा जाता है। इंपोर्टेंट करके लिख लीजिए।
इसे बोन का समक्षेत्र शंक्वाकार प्रक्षेप भी कहा जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं कि बोन प्रक्षेप किस किस उपयोग में आता है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि बोन प्रक्षेप अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर, किस महाद्वीप को छोड़कर? अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों के मानचित्र बोन प्रक्षेप के ऊपर बनाए जा सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट जो इसका यूज है कि भारतीय उपमहाद्वीप के जो मानचित्र है वो बनाने के लिए बोन का जो प्रक्षेप है वो क्या माना जाता है? सर्वाधिक उपयुक्त माना जाता है। उपयोग, ठीक है। तो कौन से महाद्वीप को छोड़कर? अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर के मानचित्र बनाने के लिए उपयुक्त। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, भारतीय उपमहाद्वीप के मानचित्र बनाने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त। ठीक है, तो ये है हमारा बोन प्रक्षेप। क्या हमने इसमें पढ़ा? पहली चीज, सभी अक्षांश वृत्त शंकु के शीर्ष को केंद्र मानकर खींचे गए संकेंद्रीय वृत्तों के चाप होते हैं। इनके मध्य की दूरियां क्या होती है? एक समान होती है। सेकंड चीज, इसमें जो केंद्रीय मध्याह्न रेखा है वो एक सीधी रेखा के रूप में होती है और बाकी की देशांतर रेखाएं जो क्या होती है? वक्राकार होती है। अगली चीज, इसमें अक्षांश रेखाएं केंद्रीय मध्याह्न रेखा को समकोण पर विभाजित करती है। नेक्स्ट चीज, इसमें अक्षांश रेखाओं को मानक अक्षांशों के समान क्या किया गया है? अलग अलग विभाजित किया गया है। इसलिए इसमें सभी अक्षांश रेखाओं के ऊपर मापनी शुद्ध होती है। नेक्स्ट चीज, इसमें जो ध्रुव है वो एक बिंदु के रूप में दर्शाया गया है। इसमें अक्षांश रेखाओं के साथ साथ केंद्रीय मध्याह्न रेखा के ऊपर भी मापनी क्या होती है? शुद्ध होती है। इसके अलावा यहां पर क्या है? इसका उपयोग की अगर हम बात करें तो अफ्रीका महाद्वीप को छोड़कर सभी महाद्वीपों के इस पर मानचित्र बनाए जा सकते हैं और भारतीय महाद्वीप का मानचित्र बनाने के लिए यह सर्वाधिक उपयुक्त मानचित्र प्रक्षेप माना जाता है।